चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लास्ट टाइम हमने पढ़ा है मेरा बेटा सोलिनॉइड एंड टोरॉइड के बारे में, और हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलिनॉइड फिर हमने उसको डिस्कस किया एंड उसके पास्ट पेपर को भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम मेरा बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं गैल्वानोमीटर में से, क्योंकि वो भी हमारे पास मेरे बेटा हमारे पास जो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेट करता है, क्योंकि उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो आइए गैल्वानोमीटर में वो वर्क कैसे करता है उसको सीखते हैं और उसकी डिटेल्स को सीखते हैं। तो मेरे बेटा गैल्वानोमीटर गर्मी भी हो रही है, आवाज भी बहुत ज्यादा है। आ जाओ बेटा, वो फैन चला दो जिसमें आवाज कम है। ये चलाऊं क्या? ये मुझे कान में लगता है, ये शोर का आवाज करता है। एसी काम कर रहे हैं सामने वाले। ओके चलो, तो हमारे पास गैल्वानोमीटर मेरा बेटा, गैल्वानोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है, ठीक है ना। मीटर जब भी लफ्ज इस्तेमाल होगा मेरा बेटा तो एक डिवाइस है। तो गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो जो एक ऐसा डिवाइस कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, इट इज अ डिवाइस which is used to measure the small amount of current. ओके मेरा बेटा, बेसिकली जब हम देखते हैं तो गैल्वानोमीटर वर्क करता है मेरा बेटा फोर्स या टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। एक कॉइल के अंदर टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, आइए हम क्या करते हैं मेरा बेटा। जब गैल्वानोमीटर लेते हैं तो उसके अंदर हमने देखा कि एक यू शेप मैग्नेट को के अंदर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को एक यू शेप मैग्नेट के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, एक यू शेप मैग्नेट के अंदर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर देते हैं। ठीक है मेरा बेटा, ओके। अब मेरा बेटा, अगर हमारे पास यहां मैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर दूं, ओके एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर दूं और इसको अटैच कर दूं मेरा बेटा एक स्प्रिंग से। ठीक है, एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया मैं। अच्छा मेरा बेटा, अगर हमने यहां पर नॉब लगाया हुआ है, सही, एंड दैट इज योर मीटर, जहां पर हम वैल्यू को मेजर करेंगे। ओके, अब मेरा बेटा ये तो परमानेंट मैग्नेट होता है, यू शेप मैग्नेट। ठीक है, यू शेप मैग्नेट है तो इसके अंदर हमारे पास रोटेशन आनी चाहिए। आइए हम देखते हैं, एक को नॉर्थ बनाते हैं और एक को साउथ बनाते हैं। ठीक है, अब मेरे बेटा नॉर्थ से साउथ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहां जाती है, नॉर्थ से। लेट्स सपोज मेरा बेटा ये कॉइल इस तरह पड़ा हुआ है, तो मेरा बच्चा होगा क्या, परपेंडिकुलर मेरा बेटा इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया मेरा बेटा, ये तो कॉइल है, क्या मेजर करता है, करंट। तो इस कॉइल के साथ हम जाहिर सी बात है जहां पर करंट मेजर करना, प्लग तो इंटर करेंगे ना कि यहां करंट आ रहा है या नहीं, समझ रहे हो। तो कहीं पर करंट आ रहा है तो दो टर्मिनल तो लगाने पड़ेंगे, बगैर टर्मिनल लगाए हुए थोड़ी मुझे पता चलेगा, ये हवा पे थोड़ी मेजर करता है। तो इसमें क्या लगा होता है मेरा बेटा, दो टर्मिनल। अगर मैं दो टर्मिनल यहां से कोई कनेक्ट करता हूं, एक तरफ पॉजिटिव ले लूं, एक तरफ मेरा बेटा नेगेटिव ले लूं, सही है, एक तरफ नेगेटिव ले लूं, तो मेरा बेटा करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हाँ मेरा बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेट सपोज हमने करंट यहां ले लिया मेरे बेटा, अब ऐसे आ रहा है। तो मेरे बेटा असल में कैसे हुआ सर, मैग्नेट तो पहले से लगा पड़ा था,
आपने जैसे ही इसमें टर्मिनल कनेक्ट किया तो इस कॉइल के अंदर क्या हो गया, करंट। ठीक है, तो इस कॉइल में जब करंट आया है तो ये बेसिकली क्या बन गया है मेरे बेटा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। कॉइल, यहां कॉइल है मेरे बेटा, तो हमारे पास इस कॉइल के अंदर फोर्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर करंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से थी। तो जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा और उसके अंदर करंट आएगा तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा मेरे बेटा, फोर्स। क्या प्रोड्यूस होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा मेरे बेटा। तो अगर फोर्स प्रोड्यूस होगा तो आइए हम देखते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन को निकालकर, तो कैसे फोर्स आ रहा है मेरे बेटा। अब याद रखो, हम जब करंट को रखेंगे फोर्स निकालते हैं मेरा बेटा, सही ना। तो अगर मैंने लिखा करंट कहां मेरा बेटा, ऊपर, पाम रूल से निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन थंब मेरा बेटा मैंने रखा ऊपर, फोर फिंगर मैंने रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, पाम मेरा कहां जा रहा, अंदर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर इस वाले कॉइल में देखेंगे इस जगह से, तो मेरा बेटा करंट कहां है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, तो मेरा बेटा फोर्स कहां लग रहा है इसमें, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ सर ये फोर्स जो है ये यहां पर एफ है। ओके, अब दूसरी तरफ आके देखते हैं, तो मेरे बेटा दूसरी तरफ आके देखें तो करंट को देखा मेरे बेटा मैंने नीचे, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सर यही है, नॉर्थ से साउथ, सही है। तो अब मेरा बेटा पाम कहां आ रहा, बाहर। तो इसका मतलब ये हुआ सर फोर्स कहां पर है, बाहर की तरफ। तो सर आप ऊपर वाले कंडक्टर को नहीं ले रहे, ठीक है, ऊपर वाले कंडक्टर को देखो, यहां पर करंट यूं जा रहा, यहां पर करंट यूं आ रहा है मेरा बेटा। अब देखो ये क्या पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सही ना। करंट, ये करंट जो है मेरा बेटा क्या है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पैरेलल है सर। और मेरा बेटा जब कंडक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो, कंडक्टर, ये कंडक्टर पैरेलल टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कितना होगा, तो ना इसमें फोर्स लगेगा ना इसमें फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है। तो मेरा बेटा फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, सही है, क्योंकि हमने फोर्स की वैल्यू पढ़ी मेरा बेटा किसके बराबर होता है, डेल साइन थीटा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, साइन थीटा आता है। तो साइन की वैल्यू पैरेलल होगा तो 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल होगा तो 180 डिग्री। लेकिन सर मैं इन दोनों में रखूं तो साइन की वैल्यू कितनी आती है, 0, तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी आती है, तो इन दोनों कंडक्टर में फोर्स कितना, 0। अब इसको देखते हैं कॉइल में, अब कॉइल में दो जगह फोर्स लग रही है और हमने देखा दोनों एंटी पैरेलल है, क्या है, एंटी पैरेलल है या अनलाइक पैरेलल है। लफ्ज याद करो, हमने मैट्रिक में 9 में पढ़ा था, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, सही है, और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन भी है, सही है। तो मेरे बेटा अगर मैं इस कॉइल को देखूं तो यहां पर फोर्स कैसे लग रहा है, अंदर, और इसमें कहां लग रहा, तो ऐसे घूमेगा। तो इसका मतलब है सर ये तो जब भी कपल ऑफ फोर्स लगता है, किसको कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं, तो मेरे बेटा कपल ऑफ फोर्स लगता है तो सर क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क। तो टॉर्क के लिए मेरे पास, याद करो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था मेरे बेटा, कि ये जो टॉर्क है ये बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो दो फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मेरा बेटा यहां से यहां तक बी, यहां से यहां तक एल, ओके, बी और एल, ठीक है ना। तो विड्थ ले लिया, कॉइल की विड्थ कितनी है, बी के बराबर, लेंथ कितनी है, एल की बराबर, ठीक है ना। तो अब हमारे पास फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, फोर्स आउटवर्ड है, ये मेरा बेटा एक्स एक्सेस में है ना, ये फोर्स ऐसे, ठीक है, और हमारे पास ये ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों अपोजिट फोर्स है, तो मेरा बेटा ऐसे घूमेगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, बी, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ सर इसके अगर टॉर्क ऑफ अ कपल निकालेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो वी कैन फाइंड दी टॉर्क, कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा, आइए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है मेरे बेटा, यहां तक बात क्लियर है। तो मेरा बेटा ये वर्क किस बेसिस पे कर रहा, आइए प्रिंसिपल लिखें, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, it works on principle of torque on a current carrying coil in a, कहां पर मेरा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड,
टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो टॉर्क, आइए टॉर्क कैलकुलेट करें मेरे बेटा। टॉर्क जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे इसमें, तो मेरे बेटा, ठीक है, टॉर्क, तो मेरे बेटा टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मेरे बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है मेरे बेटा, क्या बना? F इंटू बी बना, सही। और मेरे बेटा अगर हम देखें तो बी फोर्स किस पे लग रहा है? कंडक्टर पे। फोर्स किस पे लग रहा है? एक साइड को एक कंडक्टर है ना, ये वाला साइड एक कंडक्टर है। तो मेरे बेटा कंडक्टर पे फोर्स किसके बराबर होता? कंडक्टर पे फोर्स किसके बराबर होता? बी के बराबर होता है ना, क्योंकि साइन थीटा नहीं लिखा सर। तो मेरा बेटा देखो, कंडक्टर देखो वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो एंगल कितना बना? 90 बना। तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसीलिए मैंने डायरेक्ट बिल लिखा। डन है, क्लियर है? तो मेरे बेटा इस कंडक्टर पे फोर्स बिल के बराबर, तो प्लेस कर देता हूं यहां पर। तो मेरे बेटा टॉर्क इज इक्वल टू बिल इनटू बी, सही सही। तो मेरे बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, व्हाट इक्वल्स टू मेरा बेटा बना एरिया के, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला बना दिया, सही दिया। ठीक है, अगर हमारे पास ये कॉइल, क्योंकि अकेला नहीं होता है ना, जिस पे भी हम बनाते हैं ये, तो मेरा बेटा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा। तो एक कॉइल पे एक सिंगल कॉइल अगर एक दफा लपेटता मैं, तो बिया के बराबर होता है। लेकिन अगर बहुत सारे कॉइल है तो सब मिलकर इसमें फोर्स लगाएंगे, तो जितना नंबर ऑफ कॉइल्स होगा, जितनी दफा हम वायर को इसमें रेक्टेंगुलर लपेटेंगे, तो उन सब में एक एक बिया होगा। तो कितना नंबर ऑफ कॉइल है? 10 है। तो इसका मतलब है सबके फोर्स को अगर सबके टॉर्क को निकालना है, तो उसके वैल्यू को क्या करें? नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई करिए। एक का टॉर्क लेट सपोज आ रहा है हमारे पास, एक का टॉर्क हमारे पास आ रहा है, एक की वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन इंटू मीटर। तो 10 कॉइल था तो सबका टॉर्क कितना आएगा? 100 आएगा। क्यों मेरा बेटा? आपको जितना नंबर ऑफ द कॉइल था इसके अंदर, तो सब मिलके टॉर्क लगा रहे होंगे, सब मिलके चाह रहे होंगे ये घूमे, तो सब मिलके घुमाएंगे। तो मेरा बेटा नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर लिखेंगे फोर n number of turns no torque becomes मेरा बेटा beyond ओके। डन। तो ये तो टॉर्क आ गया मेरा बेटा। अब हम आते हैं कि अगर ये टॉर्क तो इसके अंदर आ रहा है, लेकिन सोचे कि जब हम यहां पर करंट मेजर करने जाए, तो मेरा बेटा लेट सपोज हमारे पास अगर मैं देखूं तो यहां पर लेट सपोज 0 एम्पियर आ रहा है, ठीक है ना, 0 एम्पियर आ रहा है। अब जैसे ही करंट ज्यादा आएगा, तो मेरा बेटा अगर लेट सपोज 1 एम्पियर आया तो यहां पर आ जाएगा। अभी हम वैल्यू ले रहे हैं, वैसे माइक्रो में होता है, ये बहुत छोटा करंट मेजर करता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर आया, अब मेरा बेटा तो यहां पर डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर 2 आया तो मेरे बेटा यहां पर आएगा, 3 आया तो यहां पर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि कुछ देर में आप अगर जितना ज्यादा करंट आएगा तो ये डिफ्लेक्शन भी क्या करेगा? उतना ज्यादा करेगा। हाँ मेरा बेटा, डिफ्लेक्शन भी क्या करेगा? उतना ज्यादा। तो इसके अंदर जो रोटेशन आ रही है, जो रोटेशन है ये है ना, रोटेट करने की वजह से जब ये फोर्स लगेगा ये घूमेगा तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। तो असल में जो रोटेशन डिपेंड कर रही है सर किस पे डिपेंड कर रही है? करंट पे। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा, क्योंकि देखो एन क्या है? कांस्टेंट हो गया, एक दफा लगा दिया, नंबर ऑफ टर्न्स 10 लगा दिया, अब तब्दील एरिया बन गया उसका, जिस रेक्टेंगुलर फ्रेम में आपने फिट किया एरिया आ गया। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एक दफा मैग्नेट लगा दिया सब कुछ फिक्स हो गया, कौन बच गया? अब ये जो रोटेट कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? आई पे। तो आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ये घूमेगा, है ना। तो एक पे होगा 1 एम्पियर आ गया तो यहां
2 एम्पियर आएगा तो यहां, 3 एम्पियर आएगा तो यहां। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा एंगल, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा, आइए समझ आ रहे हैं यहां तक? ओके, तो मेरा बेटा आइए, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू torque is directly proportional to the deflection, is directly proportional to the deflection। सही। अब मेरा बेटा डिफ्लेक्शन बना, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन थीटा। एंड अगर हम यहां पर मेरा बेटा क्लोज कर दें, है ना, तो हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते मेरा बेटा एक कांस्टेंट आता है, दैट इज सी। ओके, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। सही, ठीक है। तो एंगल की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा टॉर्क। सही मेरा बेटा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं तो क्या बना मेरा बेटा? कंपेयर करा लें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मेरा बेटा। और हमारे पास क्या बना मेरा बेटा? सी थीटा इज इक्वल टू बी आर। ठीक है, क्लियर है यहां तक मेरे बेटा? अगर मैं थीटा देखूं या आई को देखूं, ये मल्टीप्लाई में आई को निकाल ले, आई को सेपरेट कर रहे हैं, तो सी डिवाइड बाई बी ए एन इंटू थीटा। से बी ए एन मेरा बेटा ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था। सही, अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा मेरे बेटा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, बी ए एन ये भी फिक्स हो जाएगा। एक दफा मैग्नेट लगा दिया, बी की वैल्यू फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। रेक्टेंगुलर कॉइल लगा दिया, ए की वैल्यू फिक्स, नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिया ये। तो ये सारी चीजें क्या हो गई मेरे बेटा? फिक्स हो गई। ये सारी चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कांस्टेंट को मैं इसको लिख सकता हूं मेरा बेटा कि हमारे पास, इसको लिख दूं मैं कि विच इज इक्वल टू मेरा बेटा बी ए एन इज इक्वल टू किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है, लिख सकते हैं। ओके, तो मेरा बेटा मैं लिख दूं I इज इक्वल टू, क्या बना? I इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू थीटा। और मेरे बेटा कांस्टेंट को हम क्या बना सकते हैं? प्रोपोर्शनल बना सकते हैं। I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन है। आ रहा है ना मेरा बेटा? यहां पर 1 एम्पियर होगा तो थीटा कम होगा, 2 एम्पियर होगा तो थीटा, 3 एम्पियर होगा तो थीटा। जैसे जैसे एम्पियर बढ़ता जा रहा है डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज, तो हमारे पास क्या हुआ? जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। सही, तो इसी तरह काम करता है बेसिकली। कोई भी मीटर हो उसके अंदर मेरे बड़े डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे पास एंगल बढ़ता जाएगा। और एंगल बढ़ रहा है मेरे बेटा किसके साथ साथ? करंट के साथ। ठीक है, तो उतना ज्यादा करंट मेजर करेगा। डन। अच्छा मेरा बेटा अगर मैं इसको नहीं निकालता और मैं यहां पर आई को भेजूं और इसको नीचे भेज दूं, और देखिए ये मल्टीप्लाई में इस तरह डिवाइड में भेज दूं और आई मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में भेज दूं, तो मेरे बेटा ये क्या बना? ठीक है, ये इक्वेशन नंबर ए रखा हुआ हमने, लेट सपोज। तो मेरे बेटा इक्वेशन नंबर ए को अगर मैं सॉल्व करूं तो इक्वेशन नंबर ए से हम फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर ए से फाइंड करेंगे, मैं आई को नीचे भेज रहा हूं, तो थीटा डिवाइड बाई आई हो गया मेरा बेटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजू, डिवाइड हो गया मेरा बच्चा 1 डिवाइड बाई क्या बना मेरा बेटा? सी अपॉन बी ए एन। हाँ मेरा बेटा ये बना। दैट इज कॉल्ड मेरा बेटा, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। क्या कहलाता है? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर।
सही, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर. व्हाट इज मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर? मेरा बेटा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का मतलब यह है कि मेरा बेटा 1 एम्पियर करंट आने पे देखो डिफ्लेक्शन पर यूनिट माइक्रो करंट, माइक्रो में आता है, यहां पर बड़ी वैल्यू मेजर नहीं करता क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है. तो मेरा बेटा डिफ्लेक्शन पर यूनिट का मतलब मेरा बेटा डिवाइड, डिफ्लेक्शन पर यूनिट पर माइक्रो एम्पियर करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट 1 माइक्रो एम्पियर करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. अगर वहां से देखो, अगर 1 एम्पियर पे, 1 माइक्रो एम्पियर पे बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन शो कर रहा, इसका मतलब आपका गैल्वानोमीटर क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि हल्के से करंट को भी क्या कर रहा है मेरा बेटा, मेजर कर ले रहा है. लेट्स सपोज ये मेजर ही टोटल एक, सही ना, एक, हाँ बेटा 1 माइक्रो एम्पियर को करता है. अब सोचो 1 माइक्रो एम्पियर को करता है ये मेजर, टोटल मेजर 1 माइक्रो एम्पियर. तो सर यहां बीच में क्या क्या होगा, ये 0.3 होगा, यहां पर क्या होगा 0.6 होगा. इसका मतलब यह हुआ कि जैसे 0.3 में मिलेगा मेरा बेटा, अब क्या होगा, जैसे 0.3 मिलेगा तो यहां आ जाएगा, 0.6 मिलेगा तो यहां आ जाएगा. लेकिन अगर मैं करंट को और कम कर दूं, और ये मैक्सिमम मिनिमम करंट मेजर करता है, मैक्सिमम मेजर करता है 0.1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है. तो अब मेरा बेटा क्या होगा, 0.1 में कहां यहां आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ सर ये तो बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन शो करेगा सिर्फ 0.1 मिल जाने में, बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन शो करेगा 0.1 मिल जाने में. इसका मतलब ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, है ना. ठीक है, तो सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करेंगे मेरे बेटा, सही है. इंसान की सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, हल्की बात में रो दिया, ठीक है, तो सही है, छोटी सी बात हुई रो दिया, दैट इज सेंसिटिविटी. इसी तरह गैल्वानोमीटर, छोटा सा करंट मिला भाग गया बहुत दूर, इसका मतलब बहुत सेंसिटिव, तो दैट इज द सेंसिटिविटी. डिफ्लेक्शन पर यूनिट माइक्रो एम्पियर करंट, ठीक है. तो हमारे पास 1 माइक्रो एम्पियर करंट में जितना वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जितना बड़ा डिफ्लेक्शन शो करेगा उतना ज्यादा क्या होगा मेरा बेटा, सेंसिटिव. ओके, लिख लेते मेरा बेटा, इट इज the deflection per unit is called sensitivity. क्लियर है. तो अब याद रखिएगा इस कंडीशन को, ये पूछा गया है पहले पेपर में, ठीक है. इस कंडीशन को बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है. तो सेंसिटिविटी किसके बराबर होता है, आपसे पूछ लिया तो इसके बराबर भी होता है थीटा डिवाइड बाय आई, और किसके बराबर हो सकता है 1/c डिवाइड बाय बेन, है ना. इस तरीके से लिखा बात. ओके, ठीक है मेरा बेटा. तो आइए हम सीखते हैं. यहां पर हमने देखा कि गैल्वानोमीटर बेसिकली कैसे डिफ्लेक्ट करता है जब करंट मिलता है. छोटे से अमाउंट ऑफ करंट मिलने पे ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव, ठीक है ना, सही. तो उतना ज्यादा सेंसिटिव. आइए हम सीखते हैं कि गैल्वानोमीटर को जब हम दूसरे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सपोज मेरा बेटा हम गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो एम मीटर और वोल्ट मीटर में क्या फर्क होता है, सॉरी एम मीटर और गैल्वानोमीटर में क्या फर्क होता है. हमारे पास दोनों करंट मेजर करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का. तो एम मीटर ज्यादा करंट मेजर कर सकता है और गैल्वानोमीटर स्मॉल करंट मेजर. ठीक है, क्लियर है. ठीक है मेरे बेटे, यहां से कोई सवाल मुझसे, चले आगे. ठीक, चलो आगे चलते हैं. साफ कर दूं ये. आइए हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ
गैल्वानो मीटर इंटू एमीटर, गैल्वानोमीटर इंटू एमीटर, सही, एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मेरा बेटा गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। कैसे मेरा बेटा, आइए हम देखें, यहां पर लगा हमारे पास गैल्वानोमीटर, ठीक है। अब पूरी डायग्राम नहीं बना रहे, बस हमने जी लिख दिया। यही कौन है, हमारा गैल्वानोमीटर है। ओके मेरा बेटा, अब यहां पर आते, यहां पर हमने दो टर्मिनल कनेक्ट करने हैं जहां से करंट आएगा, जिसको मेजर करना है हमने, है ना। दो टर्मिनल है जहां पर हम कनेक्ट करेंगे तो करंट आए, सही। लेट सपोज मेरा बेटा बड़ा वाला क्या होता, छोटा वाला क्या होता, यहां से करंट आया आई, यहां से करंट आया आई, लेकिन हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया है किसमें मेरा बेटा, पैरेलल, सही, पैरेलल। उसको कहते हैं हम शंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस। तो मेरा बेटा ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। किससे स्मॉल होता है सर, कंपेयर टू गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, सही। स्मॉल रेजिस्टेंस होता है कंपेयर टू गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस। तो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है सर, मेरा बेटा हमने कुछ भी नहीं पता वैल्यू, हमने इसका नाम रख दिया आरजी। जितना भी हमारे पास रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, ठीक है ना। अब मेरा बेटा करंट आया आई यहां से, ठीक है, सही। अब वैल्यू थी इसकी ज्यादा, गैल्वानोमीटर लेट सपोज 1 माइक्रो एम्पियर मेजर कर सकता था, लेट सपोज। तो मेरे बेटा यहां पर हमने 10 माइक्रो एम्पियर दे दिया। अब तो गैल्वानोमीटर परेशान हो जाएगा, तो मेरी एबिलिटी से बाहर हो गया, है ना। क्योंकि वो कितना, एक अगर गाड़ी की एबिलिटी है 100 मीटर पर किलोमीटर पर आवर चल सकती है, तो मेरे बेटा 100 से ज्यादा ऊपर तो भागेगी नहीं, वो मीटर आगे वहीं पर क्या करेगा, स्टक कर जाएगा, सही। थोड़ी देर में इंजन से आवाज आना शुरू हो। इसी तरह हमारे पास यहां पर जब करंट आया तो मेरे बेटा करंट को हमने क्या किया, एक और रास्ता दे दिया, और उस रास्ते में क्योंकि देखो पैरेलल में लगाया, तो पैरेलल में लगाने से ये फायदा होता है, करंट क्या होता है मेरे बेटा, ब्रेक हो जाता है ना। तो करंट डिवाइडर होता है, पैरेलल क्या होता है, करंट डिवाइडर। तो मेरे बेटा करंट डिवाइड हो गया, और यहां पर जो करंट आया उसको हमने कहा आईजी, ठीक है ना, गैल्वानोमीटर करंट। तो मेरा बेटा ऊपर कितना करंट हमारे पास, आई में से सर माइनस कर दीजिए आईजी को, तो हमारे पास कौन सा करंट आ जाएगा, शंट का करंट आ जाएगा। शंट रेजिस्टेंस पर कितना करंट आ रहा है, टोटल कितना आ रहा था आई, यहां कितना चला गया आईजी, तो इसके पास कितना गया, आई में से सर माइनस कर दिए, बाकी उस रास्ते पे जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास आई माइनस आईजी हो। क्लियर बात, ओके, सबको समझ आया ये कैसे आया, कोई मसला नहीं है। आई करंट आया यहां से, उसके पास दो रास्ते, एक को कह दिया हमने जितना भी वैल्यू था आईजी की तरफ जो गया, बाकी आईजी में से माइनस कर दिया, बाकी जाहिर सी बात है दूसरे रास्ते पे जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया मेरा बेटा कि जो करंट है वो चालाक होता है, वो देखता है कि जहां रेजिस्टेंस कम है उधर ज्यादा जाऊंगा, है ना, सही है। जैसे हमने क्लास में बार बार बात की है कि अगर हम जब रास्ते में निकलेंगे तो दो पहाड़ मिले, अगर बहुत सारे लोग जमा है तो जो छोटा पहाड़ दिखेगा ज्यादातर लोग वहां भागेंगे, है ना। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मुश्किलात के बाद ज्यादा आसानी, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, दोनों पहुंचेंगे कहां, वहीं पर, सही। तो कुछ तो करंट पहुंचेगा यहां पर, लेकिन ज्यादातर करंट कहां भागेंगे, जहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो अगर यहां पर रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा करंट पहुंचा, ठीक है, क्लियर है। अब मेरा बेटा अगर हमारे पास यहां पर पहुंचा, लेट्स सपोज यहां रेशियो डिसाइड हो जाता है, तो हमारे पास अगर यहां पर करंट पहुंचा IS, तो हमारे पास लेट्स सपोज यहां पर पहुंचा है 0.95, ठीक है ना, माइक्रो एम्पियर, सॉरी कितना था 9.5 माइक्रो एम्पियर, तो यहां से कितना गुजरा होगा सर 0.5 माइक्रो एम्पियर,
है ना। अब मेरे बेटा 0.5 माइक्रो एम्पियर, तो ये हमारा सेट होता है कि अगर यहां पर से इतना करंट गुजरेगा तो यहां से इतना गुजरेगा। अब मेरे बेटा मैंने क्या करना है, 0.5 की जगह पे क्या लिखना है, 10। क्या लिखना है, 10। 0.5 की जगह पे क्या लिखना है मीटर में, 10। तो वो क्या बताएगा, बेसिकली आके तो रुकेगा गैल्वानोमीटर किस पे, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि मेरे बेटा यहां पर कितना करंट है, 10। कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं मेरे बेटा। लिखे, गैल्वानोमीटर convert into ammeter galvanometer convert into ammeter by connecting, हाँ मेरे बेटा, by connecting small resistance, किसमें मेरा बेटा, in parallel, स्मॉल रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मेरे बेटा, कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, उसके रेजिस्टेंस को हमने शंट रेजिस्टेंस। अब मेरे बेटा शंट रेजिस्टेंस लगाने से हमें क्या पता चला, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में क्या सेम रहता है मेरा बेटा, वोल्टेज। सर तो आप लिख दीजिए सर कि जो शंट में वोल्टेज है वही किसमें है, गैल्वानोमीटर में है। हाँ मेरे बेटा दोनों जगह सेम वोल्टेज आ रहा हो क्योंकि दोनों किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में क्या सेम रहता, वोल्टेज। तो मेरे बेटा अगर मैं लिखूं ओम्स लॉ लगाऊं तो ओम्स लॉ कहता है मेरा बेटा V इज इक्वल टू किसके बराबर, तो मेरे बेटा अगर मेरे पास मैं देख रहा हूं शंट की वोल्टेज को तो क्या बनेगा, IS इंटू RS, और अगर मैं देख रहा हूं गैल्वानोमीटर को तो VG इज इक्वल टू IG इंटू RG। मेरा बच्चा बोलो मसला तो नहीं, सही ना, वोल्टेज निकालना है, ओम्स लॉ लगा दिया सर हमने, सिंपल ओम्स लॉ लगाया, पुट करके देख लेते हैं। आइए क्या बना मेरा बेटा, IS इंटू RS इज इक्वल टू IG इंटू RG। बोलो मसला ठीक है, क्लियर। हाँ मेरा बेटा IS किसके बराबर है, IS बराबर है मेरे बेटा I माइनस IG के, बोलो था ना। हाँ बेटा IS इज इक्वल टू I माइनस IG है, तो पुट कर दें हम यहां पर, तो RS निकालता हूं मैं, RS IS मल्टीप्लाई में इस तरफ भेजू, डिवाइड, तो मेरा बेटा RS इज इक्वल टू किसके बराबर बना, IG डिवाइड बाई IS है, IS किसके बराबर, I माइनस IG इज इक्वल टू RG। सही, तो अब देखो मेरा बेटा यहां पर देखो, आप फाइंड कर पाओगे RS, आपने गैल्वानोमीटर खुद लगाया, उसकी वैल्यू तो RG की आपको पता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना करंट डिफ्लेक्शन मेजर कर सकता, हमने कितना बोला, 0.5, तो IG आ गया फुल डिफ्लेक्शन, हमने मीटर बनाया हुआ था, हमें पता था फुल डिफ्लेक्शन कितना मेजर करेगा, हमें कितना मेजर करेगा, सही। तो अभी हमें I की वैल्यू चाहिए, लेट्स सपोज तुम्हें पता है कि हमें करंट मेजर करवाना है, इसके अंदर कितना, 10 माइक्रो एम्पियर, कितना मेजर करवाना है, मैक्सिमम कितना मेजर करवाना है, फुल डिफ्लेक्शन में कितना मेजर करे, मेजर कितना करे, 10, कर कितना सकता गैल्वानोमीटर, तो 0.5 आ गया, ठीक है, इसकी जगह पे, और मैक्सिमम कितना जाएगा, तो मेरा बेटा मैंने वैल्यू रखा, अब मेरा बेटा खुद ब खुद क्या आ गया, RS आ गया, RS आ गया। अब मुझे पता है कि क्या अगर मैं RS की वैल्यू इन सब की वैल्यू पे पुट करूं ना, यहां पर 0.5 पुट किया, माइनस किया मेरे बेटे 10 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू जो भी थी 2 ओम थी, तो अब मुझे पता चल गया अगर मुझे मैक्सिमम इसकी जगह पे 0.5 की जगह पे 10 लिखना है तो मुझे कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा पैरेलल में, इसकी वैल्यू आ, तो खुद ब खुद आपकी वैल्यू आ गई। आपने वहां पर जैसे ही लगाओगे तो वो 0.5 में हमेशा कहां जाके रुकेगा मेरा बेटा, 10 पे, तो आप क्या लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता था ये 0.5 मैक्सिमम मेजर करता है, लेकिन उसकी जगह पे मिटा के आपने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अब इसको लेट्स सपोज यहां पर 10 डिजिट बने हुए, कितने बजे में,
10 बने में, तो मेरा बेटा इसको कैसे डिवाइड करोगे? 9, 8, 7, 6, 5, तो इक्वल डिफ्लेक्शन आई। समझ रहे हो? तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पास खुद ब खुद वो बड़ी वैल्यू बता रहा है, ठीक है ना। वहां पर असल में गैल्वानोमीटर कम जगह डिफ्लेक्शन कर रहा होगा, लेकिन असल में घूम के आने वाला करंट जब दोनों सम होता है तो कितना बनता है? 5 के बराबर बन जाता है। इस रास्ते से तो 5 नहीं गुजर सकता था, इस रास्ते से कितना गुजर सकता था? मैक्सिमम कितना गुजर सकता था? लेकिन दोनों मिलके 5 बन गए, तो ज्यादातर यहां से करंट गुजरा हुआ, कुछ यहां से गुजरा हुआ, दोनों मिलके 5 बन गए। मगर ये मीटर मेजर कर पा रहा, क्यों मेजर कर पा रहा? क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है, आपने सेट किया इसको, पूरे डिजाइन किया कि 0.5 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसकी है गैल्वानोमीटर की। गैल्वानोमीटर की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतनी है, आप कितना मेजर करवाना चाहते हैं उसकी वैल्यू आ गई। आरजी पुट किया मेरा बेटा RS, ठीक है। तो आपको पता चल गया, अब RS इतना लगा चुका हूं, तो ये मैक्सिमम कितना मेजर करेगा? 10, ठीक है। पहले कितना मेजर कर रहा था? सही है। तो असल में हम बेवकूफ बना रहे हैं गैल्वानोमीटर को, असल में तो वो 0.5 ही मेजर कर रहा है, लेकिन टोटल अमाउंट को करंट मेजर करवाएंगे तो मेरे बेटा कितना मिल जाएगा? 10। क्लियर है? ओके, दैट्स हाउ वी कैन कन्वर्ट, दैट इज योर फॉर्मूला फॉर क्या? शंट रेजिस्टेंस। कम सो क्या है आप लोग? हाँ, कम सो क्या है? क्या भी नहीं। तो क्लास हमने जितनी बातें सुनाई हैं वो तुम बच के निकलेंगे। ओके, कितने बजे सो जाते हो आप लोग? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे? नहीं, फिर भी कम है। कितने बजे सोते हैं? कितने बजे सोए थे? 2 बजे लेट। और कितने बजे उठे? जल्दी उठ गए। कल इत्तेफाक हुआ कि कल मैं 2:30 बजे सोया हूँ रात। मुझे लगा 8 बहुत लेट हो गया, मैं 7:45 पे उठा हूँ, ठीक है। और मैं बहुत लेट हो गया उठने, सही। तो ठीक है, 5 घंटे की नींद इसको फिट किया हुआ है। वन थिंग, दिमाग पता है बिल्कुल सिंपल सा काम करता है, दिमाग बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे तुम लेना चाहते हो, ठीक है ना। 2 चीजें अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। एक मैं मतलब ऑब्जर्व किया अपनी जिंदगी में, शायद मैं गलत भी हूँ, ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं साइंटिस्ट, मतलब मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकली देखा है कि अगर मैं सोच लूं मैं थका नहीं हूं, अगर मैं सोच लूं मैं थका नहीं हूं तो मैं थकूंगा नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और चीज खूबसूरत बनाई है, पता है, अल्लाह ताला के वजूद को तुम उनको जिस तरह देखते हो ना और जिस तरह की उम्मीद लगाते हो, ठीक है, तो उस तरह का रिजल्ट खुद ब खुद आता है, ठीक है, उस तरह का रिजल्ट। लेकिन पता है ये उम्मीदें सिर्फ ख्वाब रात में देखने से नहीं आता है ना। अल्लाह तो एक अलग, मतलब अल्लाह ताला ने कुछ अलग ही, ऐसा नहीं कि एक रात में देखा और ख्वाब में आ गया, ठीक है। अल्लाह को तो हम कहते हैं कि एक जबान से तो हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन जब उस कलमा को दिल में लाने के लिए, है ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपने नमाज पढ़ी है टाइम पे, आपने तहज्जुद पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, खुद ब खुद चीजें सेंटर, अल्लाह ताला खुद ब खुद तुम्हारे जहन में आ जाएगी, ठीक है ना। और चीजें खुद ब खुद, सारी चीजें आपके जहन में खुद ब खुद आएंगी। अल्लाह का डर भी झूठ बोलते वक्त भी खुद ब खुद आएगा, गलत काम करते हुए खुद ब खुद आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि एक दफा सोच लूंगा बस यार अल्लाह ताला ने मना किया, वो तो 2 मिनट का काम ही निकल जाएगा जहन से। दैट इज अ प्रैक्टिस, आप हल्का हल्का करते चले जाते हैं, उनका मतलब ये दिमाग भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। अगर कोई बंदा 4 घंटा, बहुत सारे लोग 4 घंटे सोते हैं, मैं सीरियस बताऊं तो कुछ लोग यकीन नहीं करते। व्हेन आई वाज इन प्यास, 0 सेमेस्टर था, 0 सेमेस्टर था और 0 सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थे हमारे, और 5 पेपर लगातार होते, 5 पेपर लगातार होते। और फर्स्ट टाइम मुझे फर्स्ट ईयर में पता चला, क्योंकि मैंने छापा नहीं, है ना, फर्स्ट ईयर में पहली दफा छापा नहीं मैंने, ठीक है, वरना 9, 10 तो हमारा, मैंने 9 तो बहुत ही गंदा स्टूडेंट था मैं, तो A ग्रेड बना था, मैंने फुल छापा, फिर A ग्रेड बना, फिर मैंने पढ़ाई की मैट्रिक में, A1 ग्रेड बन गया, ठीक है। एंड देन फिर हल्का हल्का मैं फर्स्ट ईयर में मुझे पहली दफा पता चला कि अगर खुद से पेपर देता हूं ना मुझे नींद नहीं आती, मतलब अगर कल पेपर होगा तो मुझे पूरी तैयारी, मुझे बुक पूरी याद है, लेकिन मैं जब सोऊंगा ना तो मेरे जहन में सिर्फ फॉर्मूला चलेगा या कोई उसकी बातें चलेंगी, ठीक है। तो ये मुझे पहली दफा पता चला। मेरा आज भी मुझे याद है, मैथ का पेपर था पहला,
तो मेरी 8 बजे तैयारी हो गई और 8 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, सुबह 4 हो गए, 8 घंटे बेड पे गुजर गए और मुझे नींद नहीं है। पहली दफा पता चला, फिर 4 बजे उठ ही गया मैं, कहा भाई अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा किताबें खोल लेते हैं। देन रिवाइज किया, पेपर देने गया, फिर फर्स्ट टाइम पता चला कि मैं सो नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि पहली दफा खुद से मेहनत करके पेपर दिया फुल। ओके, तो एंड देन जब मैंने प्यास पहुंचा तो वहां 5 दिन लगातार पेपर। अब क्या होगा, सही, वहां लगातार पेपर, यहाँ तो बोर्ड के होते थे, 2 दिन गैप है, एक दिन आके सो लिया फिर शुरू किया, ठीक है। वो तो प्यास में तो वो पेपर ही 5 दिन, और पेपर के साथ साथ वो उसी दिन क्लास भी होती थी, मतलब अगले दिन पेपर होने वाले ना, आज क्लास भी लेके जाओगे, ये भी इंक्लूड है कल, ठीक है, पेपर है, ऐसे पेपर होते थे, बड़ा मुश्किल लाइफ। तो 5 दिन होते थे, अब मैं 5 दिन में हर रोज सिर्फ 2 या 1.5 घंटे सोता था, एंड रेगुलर 5 दिन में कुछ नहीं खाया, बिस्किट और चाय के अलावा 5 दिन तक खाना नहीं खाया। अगर कोई बोले तो यकीन नहीं किया जाएगा, लेकिन 5 दिन मैंने खाने नहीं खाए, कमरे में बैठे में, नमाज भी वही है, ठीक है, वो कॉल कर लेते थे फोन पे तो वो नीचे वाला चाय पहुंचा देता था कमरे में, बिस्किट और चाय। एंड देन मैंने 22 घंटे या 20 घंटे जो भी होंगे, एग्जैक्टली 20 घंटे तो हमने पढ़ाई की। और जब 0 सेमेस्टर पहला दिन खत्म हुआ तो हमें अंदाजा नहीं था, पेपर ऐसे आते थे कि पेपर देने के बाद आपको पता नहीं होता था कि ये सही दिया या नहीं, है ना, कोई आंसर नहीं होता था, कोई बुक का क्वेश्चन नहीं होता था जिसका जवाब दे जाके देख लो कि यार सोल्यूशन ऐसे ही किया मैंने, कोई ख्वाबों में। अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या किया, ठीक है। तो ऐसे पेपर हुआ करते थे वहां पर। एंड देन हम बस, मैंने जिस दिन दिया मैंने बैग उठाया और यूनिवर्सिटी से बाहर हूँ, गेट रोड पे बाहर हूँ। आई वॉज ट्राइंग कि कोई टिकट मिले मुझे, मैं कराची पाऊँ, इस्लामाबाद, ठीक है। देन मेरा एक दोस्त था एनआईडी क्लास फेलो, तो वो जॉब कर रहा था इस्लामाबाद में, तो और मैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में था, मैं कभी 2 महीने में मिला नहीं उससे कभी। लेकिन जिस दिन पेपर खत्म हुआ मैंने उसको कॉल की कि कहाँ पर है, वो जिस जगह पे फ्लैट में रहता था, मतलब जो रेंट पे लिया हुआ था वो भी, तो अकेला रहता था। तो मैं उसके घर गया, मैंने कहा मुझे टिकट चाहिए। देन वी ट्राई कि फ्लाइट की टिकट मिले, नहीं मिला, ट्राई कि ट्रेन की टिकट मिले, नहीं मिला। फिर जब कुछ नहीं मिला, मैंने कहा अभी कुछ भी हो जाए मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, ठीक है। देन हम पहुंचे डाइवो के अड्डे पे कि कोई टिकट मिले, जाकर पूछा, वहां पर 2 सीट खाली थी, मैंने एक ली और पीछे कोने वाली सीट मिली। मैं कराची पहुंचा 1 दिन बाद भले से, लेकिन मैं इस्लामाबाद नहीं रुका। देन तो टोटली डिस्टर्बिंग मोमेंट, ठीक है। जब घर पहुंचे तो शक्ल वक्त पहचानने वाली नहीं थी, लेकिन मैं खुद आके घर पे सही से जब मुंह धो के नहा के खुद को देखा ना, तो सही, इट वॉज वेरी मतलब एम्बैरेसिंग भी नहीं था, लेकिन बहुत याद आती है अब चीजों की ना, कि उस वक्त जो मेहनत की ना, अगर आज दोबारा मिले तो एक बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन है, वो एक लफ्ज कहता है कि जो चीज आपके पास आज है ना, लेट्स सपोज आपके पास जितने भी परसेंटेज हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ यार, ठीक है, तो आप इस चीज की कभी शिकायत नहीं करें, ठीक है, वरना 10 लोग आपके पीछे खड़े हैं, जिस दिन आप पीछे हटेंगे वो आपसे ज्यादा मेहनत करने को तैयार है आपकी जगह ले लेंगे। इस दुनिया में सिंपल है, कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है और रुक नहीं सकता, कोई पोजीशन किसी की नहीं है। कोई दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी था तो एक वक्त आएगा जब वो नीचे आएगा तो कोई और ऊपर आ जाएगा फौरन, ठीक है। तो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप गिरेंगे और लोग आपकी जगह ले लेंगे। तो नेवर थिंक कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू अवेल इट। ओके, चलो सही। तो हमारे पास मेरा बेटा यहां पर आखिरी वोल्ट मीटर पढ़ लेते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वानो मीटर इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। मेरा बेटा अगर मैं गैल्वानोमीटर को एक और रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूं, लेकिन वो रेजिस्टेंस सीरीज में हो, हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूं, तो हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दूं लेकिन सीरीज में, तो मेरे बेटा मैंने इसका नाम रखा RX, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। जो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर का दैट इज कॉल्ड RG। यहां से करंट आया I, तो यहां पर करंट आया मेरे बेटा, दोनों कैसे है, सीरीज में। तो सीरीज में क्या सेम रहता, करंट, सही, सीरीज में क्या सेम रहता,
करंट, ओके। यहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ओके। तो मेरा बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में? हाँ भाई, गैल्वानोमीटर convert into voltmeter by connecting high resistance in series। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो मेरा बेटा वोल्टेज बढ़ाने के लिए, अगर करंट दोनों जगह सेम है, वोल्टेज अगर ज्यादा मेजर करवाना, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा मेरा बेटा क्या होगा, वोल्टेज होगा। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वोल्टेज। तो हमारे पास अगर हाई वोल्टेज मेजर करवाना है तो ज्यादा बड़ा मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम आर एक्स रेजिस्टेंस क्या कह रहे हैं। ठीक है मेरा बेटा। तो हमारे पास गैल्वानोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं मेरा बेटा, सीरीज में लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस को। चले फिर जो भी बात है, ओके रुक जाते हैं। ओके चल, सॉरी, हाँ भाई क्या थे हम? हाँ भाई करंट यहां पर सेम है ना। अच्छा पोटेंशियल देखो मेरे बेटे, यहां पर जो ड्रॉप आएगा दैट इज वीजी, यहां पर पोटेंशियल आया वीएक्स। तो टोटल जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू क्या होगा, वीजी प्लस वीएक्स होगा। सही, वीजी इज इक्वल टू वीएक्स होगा। आईजी और मेरा बेटा क्या होगा, आईजी और आई एक्स कैसा रहेगा, सेम होगा। क्यों इसमें मेरे बेटा किसमें पुट करें, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं। क्या बना मेरा बेटा, V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस वी एक्स इज इक्वल टू आई एक्स इंटू वी एक्स, सॉरी आर एक्स। ठीक है मेरा बेटा, ये प्लस में दूसरी तरफ भेजू, हाँ भाई ये प्लस में दूसरी तरफ भेजू। V माइनस आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई एक्स इंटू आर एक्स। मेरा बेटा आई एक्स मल्टीप्लाई में इस तरफ भेजू, डिवाइड, तो मेरा बेटा V डिवाइड बाई आई जी इंटू आर जी डिवाइड बाई आई एक्स इंटू आर एक्स। हमें मेरा बेटा आई जी और आई एक्स किसके बराबर, इक्वल। तो मैं पुट कर दूं मेरा बेटा V माइनस आई जी इंटू आर जी डिवाइड बाई आई जी इज इक्वल टू आर एक्स, ओपन कर लें। तो मेरा बेटा क्या बना, V डिवाइड बाई आई जी माइनस आई जी इंटू आर जी डिवाइड बाई आई जी
इज इक्वल टू मेरा बेटा आर एक्स, और यह आई जी, तो मेरा बेटा क्या बना, आर एक्स इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई जी माइनस आर जी, दैट इज योर इक्वेशन। क्लियर है? अब मेरे बेटे देखो, अगर आपको लेट्स सपोज V फाइंड करना, मैक्सिमम कितनी डिफ्लेक्शन चाहिए या कितना वोल्ट मीटर में मेजर करवाना चाहते हो, 10 वोल्ट 20 वोल्ट, तो मेरे बेटा देखो ये वैल्यू तो पता है, आर जी तो वैल्यू पता है क्योंकि आपने गैल्वानोमीटर को फिक्स किया हुआ, ठीक है, मीटर को फिक्स किया हुआ। मेरा बेटा हमारे पास ये फुल डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर पहले कितना देता था, 0.5 एम्पियर, एम्पियर में दे रहा था, गैल्वानोमीटर है माइक्रो एम्पियर में दे रहा था, ठीक है, ये भी आपको पता है सर, ये 0.5 है, ये वाली वैल्यू भी पता है, सही है। अब आपने सेट करना है इसको, अब आपने सेट करना, लेट सपोज आपने सोचा मैं इसमें 10 वोल्ट मेजर करवाना चाहता हूं, 10, तो इसकी जगह वोल्ट अभी वैल्यू नहीं लिखते, 10 रख दिए, ये 0.5 था, इसकी वैल्यू पता नहीं, पता चल जाएगा आर एक्स कितना है, तो आप लगा दोगे आर एक्स, तो जब 0.5 पे जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट ऑटोमेटिकली क्या लिख सकते हो, वहां पर 10 लिख सकते हो, तो उसको पता चलेगा जाएगा वो किस पे, 0.5 पे, लेकिन मैक्सिमम आप वहां पे क्या लिख सकते हो, 10, तो 10 अगर 10 स्टेप में इक्वली डिवाइड करोगे तो वो कैसे आ जाएगा, 9 8 7, इस तरीके से मेरा बेटा डिवाइड होता जाएगा। क्लियर? तो वी कैन फाइंड द वैल्यू, तो हम डिसाइड कर पाएंगे आर एक्स कितना लगाना है, हम जब डिसाइड करेंगे कि हमें वैल्यू कितनी चाहिए, ठीक है, किसमें, वोल्ट मीटर में 10 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट मीटर का मतलब 10 वैल्यू रख दी, ठीक है, ये तो पता है, ये पता है, इन दोनों को रखा, हमें पता चल गया ये कितना लगाना है, जैसे ये लगाओगे तो खुद ब खुद वो कितना मेजर कर पाएगा, 10 मेजर कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, यहां पर जितना भी आएगा और यहां पर जितना आएगा मेरा बेटा, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का सम कितने के बराबर होगा, टोटल 10 वोल्ट के बराबर। क्लियर?